So, today's class is about Indian historiography of archaeology, birth of archaeology. So, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो हिस्टोरियोग्राफी का जो बेसिक आइडिया आता है वो फाउंडिंग ऑफ एशियाटिक सोसाइटी से आता है। सो एशियाटिक सोसाइटी जो था वो 1784 में सर विलियम जोन्स ने फाउंड किया था। सो एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784। सो इसका जो ऑब्जेक्टिव था was to inquire, among other things, into the history, the antiquities, art, science and literature of Asia. So एशिया का जो पार्ट का जो लिटरेचर है, आर्ट्स है, साइंस है, या उसकी जो पुरानी चीजें थी, जो वैल्यूएबल, जो पास्ट का जो मटेरियल रिमेन्स था, जो एंटिक्विटीज थी, उसके बारे में इंक्वायरी करने का एक जो बेसिक आइडिया था वो एशियाटिक सोसाइटी के थ्रू आया। इसके अलावा इट्स ऑल्सो द मिशन वॉज टू इंक्वायर अबाउट द जियोलॉजी, प्योर मैथमेटिक्स, ethnography and mechanics, geography, religion, mineralogy, politics, grammar, rhetoric, music, agriculture, architecture and medicine. So ये जो एशियाटिक सोसाइटी का जितना भी जो एशियन जो नॉलेज सिस्टम था, जिसमें जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ग्रामर, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर एंड मेडिसिन, ये सारे के सारे जो तरीके थे, जितना भी नॉलेज सिस्टम, सबको स्टडी करने का था। नेक्स्ट इज विलियम जोन्स के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी पता लगाया था, आइडेंटिफाई किया था फ्रॉम द क्लासिकल ग्रीक सोर्सेस। और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सैंड्रो कोटस के नाम से ग्रीक सोर्सेस में ढूंढा था। एंड ऑल्सो ही टोल्ड अस अबाउट द पाटलिपुत्रा, जो पाटलिपुत्रा जो मॉडर्न डे पटना है, उसके बारे में भी विलियम जोन्स ने पता लगाया था फ्रॉम द क्लासिकल ग्रीक सोर्सेस या ग्रीक राइटिंग्स जो थी, उसमें पाटलिपुत्रा को ग्रीक लोगों ने पालीबोथ्रा के नाम से लिखा है और वो गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे था। इसके अलावा मोस्ट रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इज आल्सो attributed to the affinities between the Greek, Latin, Celtic and German language group with Sanskrit and Persian language group. मतलब उसने सर विलियम जोन्स के एफर्ट की वजह से ये भी पता चला कि संस्कृत और जो पर्शियन लैंग्वेज है वो ग्रीक, लैटिन, सेल्टिक एंड जर्मन लैंग्वेज ग्रुप का साथ है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें सबसे पहले विलियम जोन्स के एफर्ट से पता चलता है। नेक्स्ट वन इज कि सर्वेज और डिस्क्रिप्शन जो थे वो केव के बारे में भी पता लगाने में हेल्प किया था। सो सबसे पहले हमें एलोरा, कन्हेरी, अजंता और एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में पता चला। जेम्स टॉड एक बहुत फेमस नाम है, जिन्होंने राजस्थान का जो जितने भी एंटिक्वेरियन रिमेन्स है, जो पैलेसेस हैं, जो फोर्ट्स हैं, उसको सर्वे किया था एंड ही पब्लिश देम एज इन द रिपोर्ट कॉल्ड एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा कोलिन मैकेंजी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ही वाज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सिंस 1815। सो ही मेजर्ड 2630 ड्राइंग्स, 78 प्लान्स, 6000 से ज़्यादा कॉइन, 106 इमेजेस। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन की कॉपी बनाई उन्होंने। इसके अलावा साउथ इंडिया में अमरावती में जाके इन्वेस्टिगेट किया। इसके अलावा मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स के बारे में सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी ने बताया था। तो ये सारे नाम जो आ रहे हैं, सर विलियम जोन्स का, जेम्स टॉड का, कॉलिन मैकेंजी का, दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग ऑल दीज केव्स, चाहे वो एंटिक्वेरियन रिमेन्स हो, या सबसे पहले कॉइन्स हो, या फिर इंस्क्रिप्शंस हो, या फिर मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स हो, ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया था। नेक्स्ट कम्स द जेंटलमैन नेम थॉमस डैनियल। इन्होंने आर्किटेक्चरल इलस्ट्रेशंस को वाटर कलर मीडियम पे या कैनवस पे पेंट किया था। इसके अलावा ही ऑल्सो पब्लिश 6 folio वॉल्यूम्स विथ 120 colored representation which were engraved from 1790 to 1809। इसके अलावा काफी सारे उन्होंने पेंटिंग बनाई, कलर्ड रिप्रेजेंटेशन बनाया। एंड देयर वाज दिस कॉल्ड पर्सन कॉल्ड बुकानन। ही सर्वेड द मैसूर टेरिटरी इन 1800, जिसमें रंगपुर, पूर्णिया, इसके अलावा भागलपुर, बिहार, शाहाबाद, गोरखपुर का भी सर्वे किया था। और जितनी भी वहाँ पे मटेरियल रिमेन्स मिली, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिली, उसके ड्राइंग्स बनाए और उनको 4 वॉल्यूम में
कनेक्ट किया, कवर किया। इसके अलावा देयर वाज आल्सो एंड प्रिजर्वेशन कमिटी, प्रिजर्व करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी, लॉर्ड मिंटो ने बनाया था। ताजमहल, सिकंदराबाद, फतेहपुर सिकरी, रामबाग को प्रिजर्व करने के लिए किस तरीके से क्या क्या एफर्ट लगाने चाहिए, ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए और इस पे काम करने के लिए एक कमेटी बनाई थी लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है ना। उसमें ताजमहल था, सिकंदराबाद का फोर्ट था, फतेहपुर सिकरी का फोर्ट था और रामबाग का। इसके अलावा attempts were also made to safeguard public buildings by passing the Bengal Regulation Act of 1820 and Madras Regulation Act of 1817. It also enabled the government to intervene in case of misuse of buildings by private individuals. उस जमाने में क्या होता था कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो भी उस लोकल एरिया में होते थे जहाँ पे मटेरियल रिमेन्स थे, आर्किटेक्चरल रिमेन्स थे, वो उसको डिस्टर्ब करते थे या उसको नुकसान पहुंचाते थे, हार्म पहुंचाते थे, तो उसको भी ये सेफ गार्डिंग पब्लिक बिल्डिंग्स जो एक्ट के तहत इसको बचाने की कोशिश की गई। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप क्या था, एक ऐसे मास्टर था कैलकाटा मिंट में। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। सॉरी, 1834 एंड 1837 में। Prinsep also identified the three Hellenistic kings, namely Antiochus II, Ptolemy, Philadelphus, and also he identified Asokan edict from Girnar, Gujarat, which helped in the chronological framework। मतलब क्रोनोलॉजी के बारे में हमें पता चलता है अशोकन एडिक्ट्स जो गिरनार में पाए गए थे, जिसमें हेलेनिस्टिक किंग जो एंटीओकस, टॉलमी, फिलाडेल्फस के बारे में पता चलता है। इसके अलावा रॉक कट टेम्पल्स एंड मेगालिथिक जो स्ट्रक्चर्स है साउथ इंडिया में, जो बड़े बड़े जो स्टोन का जो स्ट्रक्चर था, मेगालिथिक स्ट्रक्चर था, उसके बारे में भी जेम्स फर्गुसन और मीडोस टेलर से पता चलता है। इसके अलावा इन्होंने जो एफर्ट लगाया था उससे अजंता एलोरा केव्स का डॉक्यूमेंटेशन हो पाया। इसके अलावा देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड कीटो हु वाज टास्क विद द सर्वे इन बिहार एंड बनारस। इसके अलावा मेजर एफ मेजली भी था, जो कलिंजर और सांची का जो स्तूप है, स्कल्पचर है, उसको भी इन्होंने सर्वे किया था, आइडेंटिफाई किया था। इसके अलावा कैप्टन गिल था, ही डॉक्यूमेंटेड द अजंता पेंटिंग्स। देयर वाज आल्सो दिस आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली दैट वाज फॉर्म्ड इन 1847। सो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली जो 1847 में बना था, उसका जो पर्पस क्या था, सो इन्वेस्टिगेशन बाय मींस ऑफ प्लान्स, ड्राइंग्स, एलिवेशन बाय इंस्क्रिप्शनल एंड हिस्टोरिकल रिसर्चेस ऑफ एंशिएंट रिमेन्स बोथ हिंदू एंड मुहम्मदन in and around Delhi and the institution of similar researches in other parts of northwestern provinces. So हिंदू और जो मुस्लिम जितने भी रिमेन्स थे या आर्किटेक्चरल या हिस्टोरिकल साइट्स थे जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास, उन सबको प्लान के तरह ड्राइंग करना या उनका सर्वे करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारा काम आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली को दिया गया था। सो पर्पस ऑफ forming this archaeological society was to investigate, to plan, to draw, to survey and to document क्या, तो हिंदू और मुस्लिम जितने भी एंशियंट आर्किटेक्चरल रिमेन्स थे उसको। नेक्स्ट, एरा ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगम। सो अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में सबने सुना होगा। सो अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे? उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था और ही ऑल्सो सबमिटेड ए प्रपोजल टू द गवर्नमेंट फॉर ए नेशन वाइड सर्वे। सो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ही अंडरस्टूड द नेसेसिटी ऑफ सर्वे ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, ये लॉर्ड कैनिंग का कहना था। सो कनिंगम वाज अपॉइंटेड एज आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑन 1 दिसंबर 1861। सो ये 1857 यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या सिपोई म्यूटनी के बाद का टाइम है, 1861 में। हमारे गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो उन्होंने ही कनिंघम को अपॉइंट किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड के रूप में। सो हिज रोल वाज टू सर्वे एंड डॉक्यूमेंट ऑल द आर्कियोलॉजिकल जो स्पेस था इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे, है ना, नॉर्थ इंडिया में डॉक्यूमेंट करना, उसको कंजर्व करने की कोशिश करना या प्रिजर्वेशन। तो उस टाइम पे ये ध्यान रखने की बात है कि शुरुआती दौर में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन उसके परव्यू में नहीं था। मतलब उस टाइम पे कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन का आइडिया
नहीं था। सिंपली क्या करना था, सर्वे और डॉक्यूमेंट करना था। कनिंघम ऑल्सो फॉलोड द ट्रैवलॉग ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स जुआनजांग एंड फाहियान। तो कनिंघम का काम क्या था कि उन्होंने जितने भी चाइनीज ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे, हुएनसांग या फाहियान, उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी है उसको उन्होंने पढ़ने का काम किया। और उन्होंने जो जो रूट्स लिए थे, ट्रैवल रूट्स जो लिया था, ट्रैवलॉग को समझने की कोशिश की। एंड ही फॉलोड सिंपली द ट्रैवल जो रूट्स थे हुएनसांग और फाहियान का, उसको। He also identified Alexander of Epirus from the Ashokan Rock Edict of Khalsi। सो चूंकि वो उस समय पे अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ जेम्स प्रिंसेप भी काम कर रहे थे, जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था, तो उन्होंने उन सारे स्क्रिप्ट में से एक स्क्रिप्ट था सोकन एडिक्ट जो कलसी का, उससे पता लगाया था कि अलेक्जेंडर एक हुआ करता था आदमी। So, after 4 years of his appointment, Cunningham surveyed a vast area covering Gaya in the east to River Indus in northwest, from Kalsi north to Dhamnar in south। तो आप देखेंगे कि जो गया से स्टार्ट किया, नॉर्थ वेस्ट तक गए, नॉर्थ में कलसी और धमनार के साउथ में। तो उन्होंने सारा का सारा ये सर्वे किया एरिया को, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। इसके अलावा कई सारे प्री हिस्टोरिक इन्वेस्टिगेशंस भी हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रोट करके एक आदमी था, उन्होंने नियोलिथिक साइट्स को पता किया, पेलियोलिथिक साइट्स पल्लवरम में जो था तमिलनाडु में, उसको पता किया। इसके अलावा पेलियोलिथिक साइट्स अतिरम्पकम जो तमिलनाडु में है, उसको भी डिस्कवर किया। नेक्स्ट इज एएसआई। उसके बाद 1861 में बनने के बाद 1866 में इसको अबॉलिश भी कर दिया गया था, बट 1871 में फिर से बनाया गया, फिर से इसको रिवाइव किया गया 1871 में। कनिंघम वाज रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीट ओवर द सर्वे करना था, होल कंट्री का सर्वे करना था। एंड ऑल्सो effort was made to systematically record and describe या डिस्क्रिप्शन बनाना आर्किटेक्चरल एंड अदर रिमेन्स का, जो कि वैल्यूएबल या रिमार्केबल है। तो ये सारा चीज दोबारा से 1871 में रिवाइव किया गया एएसआई को। एंड जो भी उसके सर्वेयर जनरल थे उनको दिया गया कि वो पूरे इंडिया का टूर करें और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें, और जितने भी आर्किटेक्चरल और अदर रिमेन्स है उसके बारे में वो अच्छे से रिकॉर्ड करके एक उसका डिस्क्रिप्शन रखे अपने पास। Cunningham continued his earlier surveys, and between 1872 and 1885, he surveyed extensively, producing publication in the form of Archaeological Survey of India reports। So उस टाइम पे 1872 से लेके 1885 तक कनिंघम ने काफी सर्वे किया। he surveyed widely, he traveled widely, और उस टाइम पे पब्लिकेशन आने शुरू हो गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। जो भी वो डॉक्यूमेंट करते थे उसको पब्लिश करते थे थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के थ्रू। ही ऑल्सो विजिटेड, उसी टाइम पे याद रखने की बात है कि 1853, 56, 1875, 3 साल उन्होंने 3 दफे, 3 ओकेजन्स पे विजिटेड हड़प्पन साइट्स। बट उस टाइम पे उनके पास ज़्यादा आइडिया नहीं था हड़प्पन साइट्स का, और जैसा कि सभी जानते हैं कि हड़प्पा का जो डिस्कवरी होता है 1920s में होता है। सो उसी टाइम पे देयर वाज दिस आइडिया कि एक एपिग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, मतलब एक एपिग्राफी या इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने के लिए एक डिफरेंट ब्रांच होना चाहिए। एंड जे फ्लीट वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नमेंट एपिग्राफिस्ट इन 1883। सो जे फ्लीट को गवर्नमेंट का एपिग्राफिस्ट नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। एंड ही पब्लिश्ड कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिक्रम। सो उनका जो एक फेमस वर्क है कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिक्रम को भी उन्होंने पब्लिश किया था 1883 में। इसके अलावा एक और नाम है बर्गेस। ही सक्सीडेड कनिंघम इन 1876, एंड हिज मेजर डिसीजन उस समय गवर्नमेंट का था टू इस सारे के सारे जो एपिग्राफी रीजन है या सर्वेयर रीजन है या फिर एएसआई वाला जो डिवीजन है, उस सबको एक सिंगल हेड में क्या करना, एमेलगमेट करना, एक साथ लेके आना। सो गवर्नमेंट डायरेक्टिव बैरिंग इलीगल डिस्पोजल ऑफ एंटीक्विटी। और उस टाइम पे पब्लिक जितने भी ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो काम कर रहे थे इंडिया में, वो इलीगली क्या करते थे, एंटीक्विटी जो भी वैल्यूएबल चीजें मिलती थी, चाहे वो स्टैचू मिले या कोई भी कॉइन्स मिले, तो उसको वो इलीगली क्या करते थे, ट्रेड करते थे विदाउट द कंसेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो इसको भी बार किया गया, देयर वर सम प्रोविजंस ब्रॉट। तो उनके थ्रू उनको
जितने भी जो इलीगल ट्रेड्स होते थे उसको खत्म किया गया। He also published this Archaeological Survey of India, New Imperial Series, Epigraphica Indica। तो ये सारे जो पब्लिकेशंस थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसको भी लाया गया था। सो एपिग्राफी से रिलेटेड एपिग्राफिका इंडिका मतलब इंडिया में जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले थे उस टाइम पे उसको भी अच्छे से डिसाइफर करके एक पब्लिक रिपोर्ट के थ्रू लाया गया था। सो अब नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडियन आर्कियोलॉजी में, एक बहुत ही डिस्टिंक्ट जो चेंज आया था आफ्टर अराइवल ऑफ लॉर्ड कर्जन, है ना। सो लॉर्ड कर्जन अराइव्ड इन इंडिया इन 1899 एज अ गवर्नर जनरल। So he revived the post of Director General and based on the recommendation of British Museum appointed John Marshall। तो सर जॉन मार्शल को वो अपॉइंट करता है एंड कर्जन हैज ह्यूज इंटरेस्ट इन आर्कियोलॉजी, उसको आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। सो उसका एक कोट है कि इट इज इन द एक्सप्लोरेशन एंड स्टडी ऑफ प्योरली इंडियन रिमेन्स, in the probing of the archaic mounds, in the excavation of old Indian cities, and in the copying and reading of ancient inscription, that a good deal of the work of the archaeologist will in future live। उसका कहना है कि प्योर इंडिया का जो रिमेन्स है स्टडी है, या फिर आर्काइक जो माउंड्स है, या फिर एक्सकेवेशन जहाँ पे हो रहा है, जो ओल्ड इंडियन सिटीज के बारे में हम जो एक्सकेवेट करके आइडिया ले रहे हैं, या इस एंशियंट इंस्क्रिप्शन के बारे में हमें डिसाइफर करके जो आइडिया मिल रहा है, इन सबको आर्कियोलॉजिस्ट जो फ्यूचर में स्टडी करेंगे और इसके बारे में लोगों तक लेके आएंगे नॉलेज सिस्टम को। सो इट इज हिज या गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि उसको डिग या डिस्कवर या क्लासीफाई, रिप्रोड्यूस और डिस्क्राइब करने का और लोगों के सामने तक लाने की कोशिश एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि करे। Curzon was also instrumental in reorganization of the survey by placing कश्मीर, राजपूताना, पंजाब, तो ये जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जहाँ राजाओं का रूल था उन सबको भी सर्वे के अंदर में लेके आया, जिसमें कश्मीर है, राजपूताना है, पंजाब का जो एरिया है, बड़ौदा, सेंट्रल इंडिया, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, ये सारे चीज़ों को जो सर्वे के अंदर में पहले से छूटा हुआ था उसको भी ऐड किया। मार्शल ज्वाइंड इन 1902, ही रिवाइव्ड द स्कीम ऑफ एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा सर जॉन मार्शल 1902 में आके नालंदा, वैशाली यानी बिहार के जो बुद्धिस्ट साइट्स है उसको भी वो एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर रिया कंटिन्यूड विथ हिज इन्वेस्टिगेशन इन साउथ इंडिया। अलेक्जेंडर रिया का एक नाम आता है, इंडिविजुअल है, उन्होंने साउथ इंडिया में काफी सारा इन्वेस्टिगेशन किया। ही ऑल्सो पास्ड इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन नेम्ड एज एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। Ancient Monument Preservation Act was passed in 1904 for the protection, conservation and preservation, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के लिए एक एक्ट पास हुआ, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। ये ऑल्सो द एफर्ट वाज आल्सो मेड टू प्लेस आर्कियोलॉजी एज सेंट्रल सब्जेक्ट, ठीक है ना, ताकि सेंट्रल सब्जेक्ट में आ जाने से क्या होगा कि उस पे जो लॉज बनाने का जो लॉज बनाने का जो काम होगा वो सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ गया। All protected monuments under 1904 Act came under the central government and the unprotected ones with the local government। तो जितना भी मॉन्यूमेंट्स जिसका खोज हुआ था उसका सारा का सारा जो जिम्मेदारी हो गया प्रोटेक्ट करने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अंदर आ गया था। So a separate exploration branch was also started for undertaking the enormous task। एक exploration branch बनाया गया जिससे इस बड़े टास्क को पूरा किया जा सके। सांची, तक्षशिला, सारनाथ also received special attention and Marshall was excavating तक्षशिला for 20 years। इन तक्षशिला पे काफी काम किया सर जॉन मार्शल ने, 20 साल से उसकी एक्सकवेशन चल रही थी। He also unearthed this तक्षशिला सिटी, उनको 3 फेजेस में अनर्थ किया। इसके अलावा बुद्धिस्ट जितने भी साइट्स थे, बुद्धिस्ट रिमेन्स जहाँ जहाँ मिले थे उसको भी पता करने की कोशिश की गई। द मोस्ट स्टुपेंडस अचीवमेंट वाज द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स एसोसिएटेड विद द मेसोपोटामियन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जो डिस्कवरी होता है वो 1920s में होता है, और उसके बारे में ये भी पता चलता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से काफ़ी चीज़ें सिमिलर थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी सिमिलैरिटी थी। सो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो एक्सकेवेटेड वेर साइमल्टेनियसली एक्सकेवेटेड एंड 1924। इसके अलावा ऑरल स्टीन का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि एक्सपेडिशन जो उसका था पर्टिकुलरली इन द चाइनीज तुर्किस्तान रीजन, टुन हुआंग एंड द डिस्कवरी ऑफ इंस्क्रिप्शन इन खरोस्टी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो जो चाइनीज तुर्कमेनिस्तान का जो रीजन था
वहाँ पे खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट काफी सारा जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिला है, तो वो उसको पता करने में ऑरल स्टीन का रोल था। इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन भी चीजें हो रही थी। ठीक है, तो कंजर्वेशन किस तरीके से होना चाहिए, सो मैनुअल कंजर्वेशन का क्या क्या मतलब टेक्निक्स होना चाहिए, इसके बारे में भी कॉमन नॉलेज में लेके आया गया। इसके अलावा बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाए गए। सो म्यूजियम इसलिए बनाया गया था कि जहाँ पे भी एक्सकवेशन हो रहा था, जो चीजें मिल रही थी, एंटिक्विटीज मिल रहे थे, उसको उसी जगह कंजर्व या प्रिजर्व करके म्यूजियम में रखने की जो आइडिया था, उस पे म्यूजियम आया। सो देयर वर सम इम्पोर्टेंट म्यूजियम्स एट आगरा, न्यू दिल्ली, दिल्ली फोर्ट, लाहौर, मंडले, तक्षशिला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सारनाथ, नालंदा, and these were museums that were established at these places. इसके अलावा न्यू पब्लिकेशन एपिग्राफिया इंडो मुस्लिमिका इन 1903 was brought up. एनुअल रिपोर्ट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आता था। मेमोइर्स भी पब्लिश हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सो देयर वाज दिस excavation report on Mohenjo-daro and also Takshila was excavated. सो ये सारा चीज हो रहा था। अब इंडियन आर्कियोलॉजी में पोस्ट मार्शल एरा में एक जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आता है, जिनका नाम है दयाराम साहनी, के एन दीक्षित। ही ऑल्सो अज्यूम्ड, के एन दीक्षित ने चार्ज अज्यूम किया 1937 में, एंड ही कंटिन्यूड अप टू 1944। In 1937, the ancient and historical monuments, including archaeological sites and remains, were declared a federal subject, and thus the central government could wrest all powers from the। यानी कि 1937 में क्या हुआ, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या एंशियंट जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अंदर आ रहे थे, उनको फेडरल सब्जेक्ट घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब वो सारा का सारा पावर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो उनको प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, है ना, वो सारा का सारा पावर किसके अंदर आ गया, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आ गया। सॉरी, प्रोविंशियल नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया। There was also amendment in 1932 in the Ancient Monument Preservation Act 1904 that enabled the foreign institution for excavations। यानी अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भी एंट्री हो गई थी फॉर एक्सकवेशंस, जितने भी प्रोटेक्टेड साइट्स थे। Excavations in Chanhudro in 1935 by the American School of Indic and Iranian Studies, Boston Museum of Fine Arts were possible due to this amendment। चानहुद्रो में जो excavations हो रहा था, उसके बारे में भी जो फॉरेन बॉडी है, अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन स्टडीज, बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, वाज ब्रॉट इन। द एक्सपर्टीज जो इनका जो मिला था, अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन स्टडीज, ये सारा का सारा 1932 में जो अमेंडमेंट हुआ कि अब फॉरेन बॉडीज भी आके, इंस्टीट्यूशन भी आके इंडिया में एक्सकवेट कर सकते हैं। सो मॉर्टिमर विलर का भी काफी बड़ा रोल है। 1944 में वो डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए जाते हैं एसआई का, और ही रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइज द सर्वे और मेनी एस्पेक्ट। ही इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स इन एक्सकवेशन, सेट अप एन एक्सकवेशन ब्रांच, created archaeological chemist and brought conservation activities under the overall purview of survey। तो मॉर्टिमर व्हीलर का जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने काफी सारे साइंटिफिक मेथड्स लाए इंडिया में, एक्सकवेशन ब्रांच बनाया, कंजर्वेशन टेक्निक्स नए नए लेके आए। ही ऑल्सो क्रिएटेड आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट सोसाइटी, और इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया सर्वे के पार्ट में। इसके अलावा उसने सेवरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन कंजर्वेशन टेक्निक्स ऑफ एक्सकवेशंस एंड रिपरेशन ऑफ फील्ड रिकॉर्ड, सर्वेइंग, फोटोग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द नंबर ऑफ सर्वे को उन्होंने काफी अच्छे से लोगों तक लाने का काम किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए नए नए आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, जिसमें कंजर्वेशन टेक्निक सिखाई जाती थी, एक्सकवेशन किस तरीके से अच्छे से हो वो दिखाया जाता था, सर्वे कैसे करना है, फोटोग्राफी कैसे करना है, ये सारा का सारा जो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था किसने, मॉर्टिमर व्हीलर ने। इसके अलावा एएसआई का बुलेटिन आता था, न्यूज आता था, नेमली एंशियंट इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1944 बाय द मॉर्टिमर व्हीलर, और सेंट्रल बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया आर्कियोलॉजी का। उसी टाइम पे एक्सकवेशन हड़प्पा का हो रहा था। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो ही ऑल्सो मॉर्टिमर व्हीलर की वजह से तीन साइट्स और पता चले, तक्षशिला, ब्रह्मगिरी एंड अरिकमेडो, फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क। और जैसे जैसे ये साइट्स डिस्कवर हो रहे थे, वैसे वैसे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी क्रोनोलॉजी की, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिस तरीके से बन रहा था, चीजें खुदाई हो रही है, पता चल रहा था, उसकी क्रोनोलॉजी भी साफ लोगों के सामने आना शुरू हो गया।
व्हीलर रिटायर्ड इन 1948 एंड तो ये सारा चीज अब यूनियन लिस्ट में ये एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स का जो एंट्री होता है ना, नेशनल इम्पोर्टेंस बनाया गया इन सबको। पार्लियामेंट ने इनको नेशनल इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चीज इनका काफी कुछ। इसके अलावा इज remarkable achievements in the overall understanding of archaeology of various cultural periods, role of universities and research institution in the field of archaeological exploration and excavations। इसके अलावा ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को जो फॉर्म होता है 1972 में, उसका भी इंडियन आर्कियोलॉजी में काफी रोल है। सो नाउ द समरी। सो हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट पायनियर्स को हमने देखा, जिसमें कनिंगम थे, सर जॉन मार्शल थे, है ना। तो ये सारा का सारा जो पायनियर्स थे, जेम्स फर्ग्यूसन थे। So, scope and objective of the archaeology as a discipline and role of government were also traced. Important discoveries contribution helps us in understanding the role of government institution and individual in shaping the discipline। तो अभी तक हमने गवर्नमेंट का रोल क्या था, एएसआई का रोल क्या था, वेरियस सर्वेयर जनरल का रोल क्या था, और इंडिविजुअल ने किस तरीके से आर्कियोलॉजी को शेप किया, ये सारा हम लोगों ने देखा। अब अगला क्लास में हम म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स अ लॉट। We'll meet another time and study about the museum and how it is used as a preserving and conservation wala body। Thank you।